Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी हम इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। देखिए, बिज़नेस अगर किसी पर्सन को करना हो तो उसके पास कई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर वो अपना बिज़नेस अंडरटेक कर सकता है। अभी तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, पार्टनरशिप भी पढ़ा है। अब हम जिसकी अकाउंटिंग पर आ रहे हैं वो है कंपनी। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था पार्टनरशिप के बिगनिंग में भी कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदलने से मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग ही बदल जाएगा। उनली जो यूनिक एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने के लिए कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखे जाएंगे। बाकी जो कोर अकाउंटिंग है वो सेम रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर सैलरी पेमेंट पे एंट्री डालता है सैलरी टू कैश, या अनपेड पर जर्नल एंट्री डालता है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पार्टनरशिप में भी सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा सैलरी पेमेंट का, परचेज का, सेल का, बैंक डिपॉजिट का, बैंक विड्रॉल का। वैसे ही सेम जर्नल एंट्रीज पास करेगा कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी भी। बट जैसा कि हमने पार्टनरशिप में समझा था, क्योंकि उसमें पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करने के लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। वैसे ही कंपनी के अंदर कई ऐसे ट्रीटमेंट होंगे, कई ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, ऐसे इवेंट्स होंगे जिनकी स्पेशल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, विच आर यूनिक टू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो हमें वो फिर सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने से पहले हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने वाले हैं कि कंपनी अपने शेयर्स कैसे इशू करती है। बट क्या शेयर होता है, क्या उसके इशू का प्रोसेस होता है, ये समझने से पहले दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है। कंपनी का मीनिंग समझेंगे, फिर शेयर का मीनिंग समझेंगे, फिर मैं आपको शेयर इशू करने का प्रोसेस समझाऊंगा, शेयर कैपिटल क्या होती है ये समझाऊंगा। फिर हम सीखेंगे कि आखिर इशू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, किस तरीके से उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं इशू ऑफ शेयर के टाइम पे। बट वो सभी बात की बातें हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है। टू सिंप्लीफाई, कंपनी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का। वॉलंटरी से मेरा मीनिंग है लोग अपनी इच्छा से आए हैं, किसी लीगल बाउंडेशन की वजह से वो एक साथ एसोसिएट नहीं हुए, और इसे फॉर्म किया जाता है बाय लॉ। सी, कंपनी को फॉर्म भी अंडर दी परमिशन ऑफ लॉ किया जाता है, बाय लीगल परमिशन किया जाता है, और साथ ही कंपनी को जो एंड करना है, कंपनी जब बंद की जाएगी तब भी लीगल परमिशन लगेगी। सो कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन, राइट। चलिए कुछ फीचर्स समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कंपनी की, तो कंपनी और अच्छे से समझ में आएगी। फिर कंपनी की डेफिनेशन को भी मैं थोड़ा और रिफाइन, थोड़ा और प्रॉपर करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के समझिएगा। फर्स्ट इज, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बाय सेपरेट लीगल एंटिटी आई मीन दैट कंपनी का जो कंपनी, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी मैं और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा था बहुत पहले। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंपनी यानी कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ ओनली। यहाँ पर हम उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पर हम उसे लेकर जाएंगे इन दी आई ऑफ लॉ एज वेल। तो मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ कि कंपनी और उसके ओनर का सेपरेट एग्जिस्टेंस है, नॉट जस्ट इन दी फॉर द अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन दी आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़रों में भी कंपनी और कंपनी के ओनर्स दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा समझिएगा। कंपनी के नाम पर, मतलब लॉ की नज़रों में कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। जो कोई भी एक्टिविटीज़, जो कोई भी पावर्स, जो कोई भी एक्ट्स एक पर्सन कर सकता है, वो सभी एक्ट्स, पावर्स एंड एक्टिविटीज़ कंपनी भी कर सकती है। यानी कंपनी के नाम पे एसेट्स परचेज किए जा सकते हैं,
कंपनी के नाम पर लाइबिलिटीज़ ली जा सकती हैं, कंपनी अपने इंडिविजुअल नेम पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है. So separate legal entity simply means company and owner have separate existence, and this is not just for the accounting perspective, not just an assumption in the law in accounting, but it is also recognized by law that company and company के owners का separate existence है. I hope आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी. इसके बाद आता है perpetual existence. perpetual existence देखिए, कंपनी को ऑपरेट करते हैं उसके मेंबर्स. कंपनी में मेंबर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इट इज़. अब ये मेंबर्स आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, मेंबर की डेथ हो सकती है, मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं फ्रॉम बीइंग एन मेंबर. तो आप समझिएगा कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल है. मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट उससे कंपनी बंद नहीं होती. कंपनी विल कंटिन्यू एंड कंपनी विल ओनली एंड व्हेन लॉ एंड्स इट. जब लॉ की परमिशन मिलेगी तभी कंपनी बंद होगी, अदरवाइज कंपनी ये चलती रहेगी. तो कहने का मतलब ये है कि मेंबर्स की डेथ से, मेंबर्स की इनकैपेसिटी से कंपनी बंद नहीं हो जाती, कंपनी चलती रहती है. पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है. सोल प्रोप्राइटर में अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाए, डेथ हो जाए उनकी, तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है. बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता. मेंबर्स में कम एंड गो, but company will continue forever. Company is created by law and can only be ended by law only. Okay. अगला जो फीचर है, थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड लिमिटेड लाइबिलिटी इज द रीज़न why people prefer forming a corporate form of organization, forming a company. This is limited liability. देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सभी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है दोस्तों वो अनलिमिटेड होती है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी से हमारा मीनिंग ये है कि अगर बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस, तो ओनर्स के पर्सनल एसेट्स यूटिलाइज किए जाते हैं लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए. मतलब पार्टनरशिप के अंदर अगर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए पार्टनरशिप के एसेट्स एंड रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल एसेट्स यूटिलाइज किए जाएंगे उन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए. सोल प्रोप्राइटर का अपना घर का पर्सनल एसेट बेचा जाएगा उनके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए. बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता. कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है. मेंबर्स की लाइबिलिटी मैक्सिमम होती है दैट जितना अमाउंट उन्होंने अगर गारंटी दी है तो अमाउंट गारंटीड तक, और अगर शेयर है तो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर. शेयर की जितनी भी वैल्यू है उतने पैसे मेंबर को देने हैं और वही उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है. जैसे ही वो अपने शेयर पर अनपेड अमाउंट पूरा पे कर देते हैं, वहाँ से उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है. अब कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है वो कंपनी के एसेट से पे की जाएगी. मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ एनी शेयर होल्डर इज़ द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर. अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, तो कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. मेंबर्स के पास हो सकता है करोड़ों के पर्सनल एसेट्स हों, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, है ना. तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट यूटिलाइज नहीं किए जा सकते हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. दिस इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर है, इसके लिए दोस्तों, इसके लिए लोग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन सील. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कैसे जाएगा, कैसे वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाउंड करेगा? तो कंपनी के मेंबर्स बेसिकली डिसीजन मेकर होते हैं. जो मेंबर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स मेंबर्स बनते हैं कंपनी के. अब ये शेयर होल्डर्स अगर साथ मिलकर वोट करके डिसाइड करते हैं कि कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या कंपनी के डिसीजन मेकिंग करते हैं, अब उन डिसीजन मेकिंग के रिजल्टेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइनिंग कैसे होगी? सारे मेंबर्स तो साइन कर नहीं सकते. तो बेसिकली एक कॉमन सील प्रिपेयर कर ली जाती है कंपनी की, एंड इफ दैट कॉमन सील इज अफिक्स्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स और इन डॉक्यूमेंट्स, दैट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग ऑन द कंपनी, and that's how a company enters into contracts. That's how a company signs
कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सो कॉमन सील होती है। कॉमन सील सारे शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, फिर परमिट करेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सील अफिक्स करके जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो साइन कर देगा उस सील के साथ, एंड दैट मीन्स कि पूरी कंपनी ने इस बात पर अग्री किया है। तो कंपनी ऑपरेट्स थ्रू अ कॉमन सील। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए, एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर अपना पार्टनरशिप में स्टेक किसी और को सेल आउट करके नहीं जा सकता है, उसको सारे पार्टनर्स की परमिशन लगेगी। पार्टनर अपना स्टेक किसी दूसरे थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता है। बट इन केस ऑफ कंपनी, डिपेंडिंग दैट कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर किसी भी थर्ड पर्सन को बेचकर जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड है बट रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ट्रांसफ़र है। कोई भी शेयर होल्डर एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओपन मार्केट के अंदर अपना शेयर किसी भी थर्ड पर्सन को बेचकर कंपनी से एग्जिट कर सकता है दोस्तों, विथ नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर, एंड ही रिक्वायर्स टू सीक परमिशन ऑफ नो वन टू डू दैट। ट्रांसफरेबिलिटी फ्री है, शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो सेपरेट होता है। ओनरशिप और मैनेजमेंट कंपनी का सेपरेट होता है, यानी जो ओनर्स हैं कंपनी के, जो कंपनी के ट्रू ओनर्स हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। देखिए, कंपनी को चलाने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, और इतने सारे मेंबर्स एक साथ अगर कंपनी को चलाएंगे तो कंपनी शायद ठीक से चल भी ना पाए, क्योंकि मेंबर्स आर मेनी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लाखों में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। बट कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाए। ज़रूरी नहीं है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर भी होना, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये शेयर होल्डर्स के डायरेक्शन पर कंपनी को चलाते हैं, बट इनके पास कुछ पावर्स होती है, कुछ डिसीजंस ये खुद के दम पे ले लेते हैं, बट दे बेसिकली रन द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, एंड द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट इन केस ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी के बारे में हमने कुछ फीचर्स पढ़े अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स समझी। इससे हम कंपनी की डेफिनेशन को थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, दैट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन having a separate legal entity with perpetual existence. A company has a limited liability. It contracts through common seal. The shareholders can freely transfer the shares of the company as long as it is a public company, and ownership and management are segregated in a company form of organization. I hope आपको ये सारी बातें जो अभी मैंने कही दोस्तों वो अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, कितनी तरह की कंपनी हो सकती है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों, कंपनी बेसिकली इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, टाइप्स में क्लासिफाई हो सकती है। पहला है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी बेसिकली अलाउड है कंपनीज एक्ट के अंदर, बट इसे प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि कंपनी फॉर्म करने का जो मोस्ट ल्यूक्रेटिव मोटिवेशन होता है वो उसका है दैट इट हैज़ अनलिमिटेड दैट इट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग हो जाएगा कि इस कंपनी की जो लाइबिलिटी है, यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो दोस्तों अनलिमिटेड है, तो उसे प्रेफर नहीं किया जाएगा। लोग ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं करते हैं, अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म करना प्रेफर नहीं करते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी में हम आते हैं दूसरे फॉर्म पर, जो है लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर मेंबर्स एक अमाउंट बता देते हैं, वो अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी रहती है, जैसे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, व्हाटसोएवर। जो मेंबर्स हैं उनकी उस अमाउंट तक लाइबिलिटी है। अगर कंपनी को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उतना पैसा उन मेंबर्स को देना पड़ेगा। दैट इज़ द सम दैट द मेंबर्स आर सपोज टू पे। As long as they have paid that sum, no more further money can be demanded from them, limited by guarantee. तो यहाँ पर members की liability is limited to the extent of the amount guaranteed by them. अब आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। दोज छोटे छोटे टुकड़े, दैट स्मॉल पोर्शंस, स्मॉल डिनोमिनेशंस आर कॉल्ड शेयर्स। अब जो शेयर्स होते हैं उनके दम पर लाइबिलिटी डिनोमिनेट होती है। शेयर होल्डर्स को क्या करना है, शेयर्स के अगेंस्ट पैसे देने हैं। देयर मैक्सिमम लाइबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ शेयर, अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। एक बार वो पैसे दे देंगे, वहाँ उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी।
Company limited by shares can be further classified in three companies, that is public company, private company and OPC, one person company. इनका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले बात होती है पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी वो है जिसके शेयर्स पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, जिसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने का इनविटेशन पब्लिक को एट लार्ज दिया गया था. कोई भी पर्सन इनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है. शेयर होल्डर्स किसी भी टाइम पे किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर्स बेचकर जा सकता है. प्राइवेट कंपनी जो होती है वो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स होते हैं, बट जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन एग्जिस्टिंग मेंबर्स ओनली. एक एग्जिस्टिंग मेंबर दूसरे एग्जिस्टिंग मेंबर को ही अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है. किसी थर्ड पर्सन को शेयर बेचे नहीं जा सकते. ये कंपनी प्राइवेट है. इट इज़ प्राइवेटली हेल्ड अमंग दी मेंबर्स. तो एक बार जब फॉर्मेशन के टाइम पे जो मेंबर्स डिसाइड होंगे उसके बाद नए मेंबर्स इस प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐड नहीं किए जा सकते हैं. वहीं जो तीसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है OPC, वन पर्सन कंपनी. तीसरा फॉर्म ऑफ कंपनी जो है वो है OPC, वन पर्सन कंपनी. यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट एक पर्सन से ही कंपनी फॉर्म हो जाती है. ये एक एडवांटेज दी सोल प्रोप्राइटर्स को भी कि वो भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा उठाए, लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट वो भी यूटिलाइज कर सकें. देखिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में और भी डिफरेंस होते हैं दोस्तों. मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, बट वो थ्योरी पर्सपेक्टिव से हैं, उनका इतना प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और अभी हमारे सामने ये चीज़ आई इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी बता दूँ. देखिए, पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स लगते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 लोग चाहिए फॉर्म करने के लिए और मैक्सिमम लिमिट 200 की है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स को पब्लिक में ऑफ़र करना ज़रूरी है. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक में ट्रांसफरेबल या ऑफ़र करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इन्विटेशन करने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. प्राइवेट कंपनी के बिटवीन एग्जिस्टिंग मेंबर ही होते हैं. प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर्स होते हैं. पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होते हैं. पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए. प्राइवेट कंपनी को ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. पब्लिक कंपनी को इन चीज़ों की ज़रूरत है. पब्लिक कंपनी के एंड में नाम आता है लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी का नाम खत्म होता है विद दी वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड. और भी कई डिफरेंस हैं दोस्तों, बट वो स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकल हैं. उनका अकाउंटिंग रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, तो उनको मैं एड्रेस नहीं करूँगा. वन पर्सन कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि वन पर्सन कंपनी एक नेचुरल पर्सन ही वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है, जिसका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. प्रीवियस कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 182 डेज़ उसने इंडिया के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर स्पेंड किए होने चाहिए. एक पर्सन सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है. वन पर्सन कंपनी की मैक्सिमम पेड अप कैपिटल जो होती है, पेड अप कैपिटल अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, वो 50 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती. कहने का मतलब है 50 लाख से ज़्यादा बड़ी कैपिटल की कंपनी है तो वन पर्सन कंपनी के तरीके से वो फॉर्म नहीं हो सकती है. उनका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है प्रीवियस 3 इयर्स में वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए. अगर वो 2 करोड़ से एक्सीड करेगा तो उन्हें कंपल्सरीली इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में. काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं वन पर्सन कंपनी को फॉर्म करने के, तो उन सबको मैं एड्रेस नहीं करना चाहूँगा. मैं बेसिकली वन पर्सन कंपनी को डिफ़ाइन करना चाहता था. अब हम समझते हैं कि शेयर क्या होता है. देखिए, हमने अभी तक समझा कि कंपनी क्या होती है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं यूनिक कंपनी के, किन फॉर्म्स की कंपनी क्रिएट की जा सकती है. हमने समझा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है. अब हम समझेंगे कि आखिर शेयर क्या होता है. फिर हम समझेंगे कि शेयर कितने तरीके से इशू किया जा सकता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है शेयर का. फिर हम उसकी जर्नल एंट्रीज़ को भी एड्रेस करेंगे. दोस्तों, तो कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये पब्लिक को ऑफ़र किए जा सके, पब्लिक को दिए जा सके और पब्लिक से पैसा रेज़ किया जा सके. कंपनी प्रिपेयर करने की, कंपनी फॉर्म करने की जो बेसिक आइडियोलॉजी है कि पब्लिक एट लार्ज से पैसा लिया जा सके रादर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और लोन. और जो कंपनी का ओनरशिप है वो कई लोगों में स्कैटर कर दिया जाए. कंपनी के फ़ायदे, कंपनी के रिटर्न भी इकोनॉमी में एट लार्ज कई
मेंबर्स को मिले, इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स को मिले, इकोनॉमी में रहने वाले लोगों को मिले, और जो रिस्क है वो भी इन सभी मेंबर्स के बीच में स्कैटर हो जाए। अगर यहाँ पे छोटा छोटा डिनोमिनेशन में पैसा लिया जाता है पब्लिक से, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये तक का शेयर होता है, यानी एक बंदे को सिर्फ 100 रुपये देने हैं और वो कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। उस पर कंपनी अगर ग्रो करेगी, कंपनी पैसा अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उनको भी रिटर्न मिलेगा। पर अगर लॉसेज होंगे तो वो भी उस पर्सन पे शेयर हो जाएंगे, बट उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी अमाउंट अनपेड ऑन शेयर है, तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो कंपनी अगर किसी वजह से नहीं चल पाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उसका जो नुकसान होगा वो भी कई लोगों में स्कैटर हो जाएगा और वो नुकसान छोटे छोटे अमाउंट का होगा। सो दिस इज़ दी बेसिक आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो छोटे छोटे अमाउंट्स, छोटे छोटे डिनोमिनेशन जो होते हैं वो शेयर्स होते हैं। शेयर्स बेसिकली एविडेंस हैं कि एक पर्सन ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो उसका ओनर है। एक शेयर पर एक वोट मिलता है और शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के। दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ट्रू ओनर्स, दे गेट दी वोटिंग राइट। दूसरे जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस, उन पर कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। Equity shareholders are the owners of the company. Preference shareholders are not the true owners. They are not actually the owners of the company. Equity shareholders रिस्क भी बेयर करते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम प्रेफरेंस है बिकॉज इनको प्रेफरेंस मिलती है दो बातों पर। प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रॉफिट मिलेगा, और कंपनी अगर वाइंड अप हो रही होगी, बंद हो रही होगी, तो इनको कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाएगी। दैट इज़ इट। ये दो प्रेफरेंस मिलती है इनको, बट इनको जो रिटर्न है वो फिक्स्ड रेट से मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। कैपिटल भी इनको सिर्फ इनकी पेड अप कैपिटल है उतनी ही मिलेगी, कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में इनको कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स देने के बाद, उनका डिविडेंड देने के बाद, शेयर होल्डर्स को जो भी रिटर्न दिया जाता है दोस्तों, वो डिविडेंड कहलाता है। जैसे लोन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि इन्होंने आपकी कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, तो ये रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो इनको जो रिटर्न दिया जाता है वो कहलाता है डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो एक फिक्स्ड रेट पे दिया जाता है, उससे ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद इनको डिविडेंड देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का है। अगर ज़्यादा बचा तो वो ज़्यादा वाला पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर का है, बहुत ज़्यादा बचा तो वो भी इनका है, और अगर नहीं बचा, लॉसेज हुए, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई लॉसेस बेयर नहीं करने। इनका मैक्सिमम नुकसान इतना हो सकता है कि अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो इनको इनका डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसमें भी अगर ये क्यूमुलेटिव है तो वो डिविडेंड इनको फ्यूचर में मिल जाएगा। ये एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक टाइप होता है दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है, ये ओनर्स भी नहीं है कंपनी के। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में ये थ्योरेटिकल डिफरेंस ज़रूर है, बट अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से दोनों की ही इशू की अकाउंटिंग लगभग सी सेम होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आइए समझते हैं अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितने तरीके से डिनोट हो सकती है, शेयर कैपिटल के कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो शेयर कैपिटल, कंपनी का जो शेयर का पैसा इकट्ठा होता है, शेयर्स के थ्रू कंपनी अपनी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है, उसको कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। फर्स्ट इज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल, आप समझिएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ basically the maximum capital that can be raised by the company. Understand this, maximum capital that can be raised by the company. Now इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, जब कंपनी फॉर्म होती है दोस्तों, तो दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आई लेट यू नो द मीनिंग ऑफ दैट। बहुत आसान शब्दों में बताऊँ तो देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का बायोडेटा कह लीजिए, वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि कंपनी का नाम क्या है, लोकेशन क्या है इसके रजिस्टर्ड ऑफिस की, किस काम के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये कंपनी फॉर्म करी गई है, कैसे मैनेज की जाएगी ये कंपनी, मतलब क्या लाइबिलिटी है इस कंपनी की, ये सब जो है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। वहीं दूसरा जो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड है, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। कितनी बजे चालू होगी कंपनी, किस तरीके से डायरेक्टर्स बने जाएंगे कंपनी के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, राइट।
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को ऑथराइज्ड कैपिटल अपनी बतानी पड़ती है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। अगर उसे ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट रेज करना है तो वो परमिसिबल नहीं है, उसे पहले अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बदलनी पड़ेगी। कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी इस ऑथराइज्ड कैपिटल पे ही डिपेंडेंट होती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज बाय द कंपनी। दैट डजंट मीन कि इसने अपनी मैक्सिमम कैपिटल एक्चुअली रेज कर रखी होगी। ये तो फॉर्मेशन के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आपकी कंपनी का कैपिटल का अमाउंट, ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट कितना रखना चाहते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं वो बता देते हैं कि हमें इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि उतनी की उतनी ऑथराइज्ड कैपिटल उन्होंने क्रिएट कर ली हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है कंपनी को, उतने वो पब्लिक को ऑफ़र करेगी। और जितना पब्लिक को ऑफ़र किया, माइंड माई वर्ड्स, ऑफ़र किया है, एक्चुअली लोगों ने सब्सक्राइब किया है ऐसा नहीं बोल रहा मैं। कंपनी को पैसों की जितनी भी कैपिटल की ज़रूरत थी उतना वो ऑफ़र कर दिए पब्लिक को, एंड दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। वो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र किया है। अब उसमें से जितने भी पैसे पब्लिक को ऑफ़र किए वो इशूड कहलाएंगे। उस इशूड कैपिटल में से भी, देखिए इशूड कैपिटल एक ऑफ़र है, अब शेयर होल्डर्स उस इशूड में से जितना ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, जितने शेयर एक्चुअली लेते हैं, वो हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो मीनिंग समझिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज करना चाहती है। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने एक्चुअली ऑफ़र किया है पब्लिक को लेने के लिए, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो उस ऑफ़र का, उस इशूड कैपिटल का वो पोर्शन है जो लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया है, जिसका पैसा लोगों ने एक्चुअली देने के लिए हामी भरी है। ओके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी दो सब क्लासिफिकेशन है दोस्तों, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको प्रोसेस ऑफ इशू बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद भी शायद थोड़ा ही समझ में आए। जब आप इशू की पूरी प्रोसेस समझ लेंगे, सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह समझ लेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप में। खैर, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए अपने सवाल को पॉज रखिए कि फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप क्या होता है दोस्तों। पहले आप प्रोसेस ऑफ इशू समझिए, शेयर इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कंपनी को, पब्लिक कंपनी को ऑफ़र करना पड़ेगा, इनविटेशन देना पड़ेगा पब्लिक एट लार्ज को कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए एक ऑफ़र हमारे सामने रखिए। तो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक इनविटेशन है पब्लिक को कि आप हमें ऑफ़र करिए। फिर जो शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है, विलिंग शेयर होल्डर्स है पब्लिक के अंदर, जो बनना चाहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन देंगे कंपनी को। उस एप्लीकेशन के साथ उन्हें थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, दैट इज़ एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशंस कंपनी स्क्रूटनाइज करेगी, चेक करेगी। हो सकता है उसमें से कुछ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हों, कुछ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ना भी हों। अगर उस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, एप्लीकेशन मनी प्रॉपरली नहीं आई, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कंपनी ने जितने ऑफ़र किए थे, जितने इशू किए थे शेयर्स, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ गए। कंपनी को 5 लाख का पैसा चाहिए, जितना कंपनी इशू करती है उससे ज़्यादा कंपनी कभी सब्सक्राइब नहीं कर सकती। मतलब जितना कंपनी ने ऑफ़र किया है उतना ही इशू किया जा सकता है। तो 5 लाख ऑफ़र किया और लोगों ने 10-1 लाख तक के सब्सक्रिप्शंस अप्लाई कर लिए, तो ऑफकोर्स कुछ अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अलॉट करेगी कंपनी शेयर्स एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करके। अलॉटमेंट के टाइम पे भी कुछ पैसा मांगा जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो कॉल्स पे मंगाया जाता है। ये टुकड़े किस हिसाब से हो रहे हैं देखिए, समझिएगा। शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, जो भी शेयर क्रिएट होता है उसके ऊपर उसका एक डिनोमिनेशन अमाउंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू, जो उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये फेस वैल्यू एक प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर को पे करनी पड़ेगी टू बिकम दी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और ये उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। अगर 10 रुपये का शेयर है दोस्तों, तो ये 10 रुपये उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है। उसने 10 रुपये पे कर दिए तो उसके बाद उसको एक भी रुपया और देने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को। ये 10 रुपये भी कंपनी टुकड़ों में मंगाती है, एक साथ नहीं मंगाती। चाहे तो एक साथ मंगा सकती है, मना ही नहीं है, बट टुकड़ों में मंगाया जाता है। टुकड़ों में मंगाने का नॉर्मल सिस्टम ये होता है दोस्तों कि एप्लीकेशन के टाइम पर 5 रुपये मंगाए जाते हैं फॉर एग्जांपल। अलॉटमेंट पर, ये जस्ट एग्जाम्पलरी है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा पैसा मंगाया जाता है, जैसे 5 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपये और कॉल के टाइम पे 2 रुपये। ऐसे टुकड़ों में पैसा मंगाया जा सकता है।
तो हर टाइम पे अलग जर्नल एंट्री पास होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे और कॉल के टाइम पे भी। आप एक बात समझिएगा, जब शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, तब तक वो शेयर होल्डर नहीं बना। जैसे ही उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और उन्हें शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, अब वो शेयर होल्डर बन चुके हैं। नाउ द पर्सन कैन नॉट बैक आउट। अब उस पर्सन को जो भी अमाउंट अनपेड है वो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी है, उसे पे ही करना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो रिमेनिंग पोर्शन नहीं पे किया तो उनका पेड पोर्शन भी ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, फोरफीट कर लिया जाएगा, राइट। तो अलॉटमेंट के बाद जितना भी पैसा है, अलॉटमेंट होने के बाद जो भी पैसा है वो एज अ लाइबिलिटी मंगाया जाता है कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अब उसे देना ही है। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हम खैर अगले सेशन में समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि जो शेयर का पैसा है वो टुकड़ों में मंगाया जा सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है। मान लीजिए कि एप्लीकेशन मंगा लिया, अलॉटमेंट मंगा लिया, पर कॉल अभी तक कंपनी ने मंगाई ही नहीं है, कॉल मंगाई नहीं, अभी तक लोगों से कॉल का पैसा, शेयर होल्डर से कॉल का पैसा नहीं मंगाया। तो 10 रुपये के शेयर पर जितना पैसा मंगा लिया वो कहलाता है कॉल्ड अप, और जितना पैसा लोगों से नहीं मंगाया वो कहलाता है अनकॉल्ड। इस कॉल्ड अप में जितना पैसा लोगों ने पे कर दिया वो कहलाता है पेड अप, और जो पैसा नहीं पे किया वो कहलाता है अनपेड। अब आप ऊपर आइएगा और समझिएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मीनिंग है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मीनिंग ये है कि अगर शेयर 10 रुपये का है, कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपये मंगा लिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुली कॉल्ड होना चाहिए। अगर वो फुली कॉल्ड नहीं है तो वो फुली पेड अप कभी हो ही नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कभी डिनोट हो ही नहीं सकता। यानी 10 रुपये का शेयर है, 10 के 10 रुपये कंपनी ने मंगा लिए, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सब कुछ मंगा लिए, शेयर पर कुछ भी पैसा मंगाना बाकी नहीं है, और फिर वो फुली पेड भी है। यानी 10 रुपये का शेयर 10 के 10 रुपये मंगा लिए और 10 के 10 रुपये पे भी हो गए, तो वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का मीनिंग क्या है? अगर 10 रुपये का शेयर है, उसमें से एक भी रुपया अगर आपने नहीं मंगाया, पूरा 10 रुपया नहीं मंगाया, तो वो नॉट फुली पेड अप में चला जाएगा। और अगर 10 मंगा लिया पर थोड़ा पैसा नहीं आया उसमें से, तो जितना भी नहीं आया, जिन लोगों का भी पैसा पूरा नहीं आया, वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में चले जाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में पैसा तभी जाएगा जब पूरा पैसा फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड है, यानी 10 के 10 रुपये मंगा ली और 10 के 10 रुपये पेड में है। अगर मैंने मंगाए ही 8 रुपये, भले ही वो 8 पूरे पे हो जाए, मैंने मंगाए 8 और 10 पे हो जाए, तो भी वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक फुल्ली कॉल नहीं किया। तो फुल्ली कॉल्ड होना ज़रूरी है। मैंने 10 रुपये मंगाए और 10 आ गए तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में जाएगा। मैंने 8 रुपये मंगाए और 8 आ गए तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में जाएगा। मैंने 8 मंगाए और 10 आ गए तो भी नॉट फुली पेड अप में जाएगा, क्योंकि मैंने फुल्ली कॉल्ड नहीं किया है। ये फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप का डिफरेंस हुआ दोस्तों। जो शेयर कैपिटल है उसकी ऑथराइज कैपिटल फॉर एग्जांपल 10 लाख है, ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। फिर उसमें से अभी मुझे 5 लाख की ज़रूरत थी तो मैंने 5 लाख लोगों को ऑफ़र किया सब्सक्राइब करने को, बट लोगों ने ज़रूरी नहीं है कि पूरे 5 लाख को वो सब्सक्राइब कर ही ले। लोगों ने एक्चुअली सब्सक्राइब किया सिर्फ 4.5 लाख को। तो ये 4.5 लाख का जो सब्सक्राइब कैपिटल है, इसमें से अगर मैं पूरे पैसे मंगा लेता हूँ और पूरे आ जाते हैं तो मैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बोलूँगा कैपिटल को। और अगर पूरे पैसे नहीं मंगाए गए हैं या पूरे मंगा लिए पर आए नहीं हैं तो वो नॉट फुली पेड अप में चला जाएगा। जो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नहीं है वो फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप है। जो प्रोसेस होता है इशू का, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस छापा जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन मंगाई जाती है, उसके साथ थोड़ा पैसा आता है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर अलॉटमेंट के टाइम पर भी और पैसा मांगा जाता है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और भी अगर थोड़ा पैसा बच जाता है तो उन्हें कॉल्स के टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कंपनी का जो डिनोमिनेशन होता है शेयर का, उसे कहते हैं हम फेस वैल्यू। जितना पैसा कंपनी शेयर पर मंगा लेती है उसे कहा जाता है कॉल्ड अप। जो पैसा कंपनी नहीं मंगाती है उसे कहा जाता है अनकॉल्ड। कॉल्ड अप में से जितना पैसा पे कर दिया जाता है वो कहलाती है पेड अप कैपिटल, और जो नहीं पे किया जाता है वो कहलाती है अनपेड। उसे कॉल्स इन एरियर्स भी कहते हैं। शेयर होल्डर को एक बार अलॉटमेंट के बाद पैसे देने ज़रूरी हैं शेयर के, क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी है। अलॉटमेंट होने के बाद वो शेयर होल्डर बन जाता है। अगर वो शेयर के पैसे नहीं देता है तो उसका पहले पे किया वो अमाउंट फोरफीट कर लिया जाता है और उसके शेयर्स भी कैंसिल कर लिए जाते हैं। वो शेयर्स किसी नए पर्सन को इशू भी किए जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम जब जर्नल एंट्रीज फ्रेम करेंगे तब सीखेंगे दोस्तों। फ़िलहाल आपको कंपनी के बेसिक्स बताने थे, वो मैंने बताए। कंपनी जब इशू करती है तो एक जो उसका सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, उस केस के अंदर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। देखिए जितना भी इशू किया है
उसका 90% एटलीस्ट लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर लोगों ने 90% सब्सक्राइब नहीं किया तो ये इशू फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पैसा रेज़ किया है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा वापस पूरा। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों वो है 90% का, ऐसा बोलता है सिक्योरिटी लॉ। देखिए दो लॉ गवर्न करते हैं, एक कंपनी लॉ और दूसरा सेबी सिक्योरिटी लॉ। तो आप समझिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 लाख का मैंने इशू किया है तो 90% 4,50,000 तो एक्चुअली लोगों को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर इससे कम किया है तो इशू फेल हो जाएगा। ये लिखा है सिक्योरिटी लॉ में, सेबी गाइडलाइंस के अंदर। पर अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो जितना भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ना प्रोस्पेक्टस में, इसमें जितना भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी बोलेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे, वो एटलीस्ट आना चाहिए। तो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे हो जाता है। बट जो सिक्योरिटी लॉ है वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90% आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये था दोस्तों इशू का प्रोसेस। शेयर कैपिटल क्या होती है मैंने समझाया, कंपनी की कुछ बेसिक डेफिनेशन भी आपको बताई, कंपनी की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी। इशू ऑफ शेयर के प्रोसेस में हमने समझा कि ये कई स्टेजेस से गुजरता है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हर स्टेज पर कैसे जर्नल एंट्री पास होती है। अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है अपना तो क्या अकाउंटिंग होगी, कैसे उसका पैसा फोरफीट किया जाएगा, कैसे उसके शेयर्स कैंसिल किए जाएंगे, कैसे एप्लीकेशन का पैसा मंगाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, कॉल का पैसा मंगाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। अगर पैसा नहीं देगा कोई शेयर होल्डर तो किस तरीके से उसके अनपेड अमाउंट को कॉल्स इन एरियर्स की तरह लिखा जाएगा, कैसे फोरफीचर की जर्नल एंट्री पास की जाएगी, ये सभी हम आगे आने वाले सेशंस में समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको जितना भी मैंने आज पढ़ाया ये अच्छे से समझ लेना है, कंपनी के फीचर्स बेसिकली समझ लेने हैं। अगले सेशन को देखने से पहले ये क्लास अगर आप वापस देख ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो एक बार इस क्लास को अगले सेशन को देखने से पहले ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा फास्ट ट्रैक बेसिस पर। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय। आई विश दैट आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले।